सभी साथियों को सादर जय भीम। मैं प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के सामने आज सूरज बड़त्या जी, जो दलित साहित्य के ख्यात प्राप्त साहित्यकार हैं, उनके कविता संग्रह है अन्याय का गणित, जो रश्मि प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित है। इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं उनका मैं आज वाचन करूंगा और इसके साथ में आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक जो टिप्पणी होगी उसको करूंगा। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कविताओं को देखते हैं। उनकी पहली कविता ही अन्याय का गणित है। हम अपने समय के सबसे बेईमान और बेरहम वक्त के जबड़ों में फंसे हैं, जहां हैवानी नस्ल इंसानी पैदावार की शक्ल में मुक्ति के शब्द जाल भुलाकर अय्याश क्रियाएं खेल रहे हैं। इंसान होने की परिभाषा साहित्य से स्थगित होकर खद्दरों के मोह में घुस गई है। सपनीले नगमों के होंठ सिल दिए हैं हैवानी फिजाओं ने, और अब जिंदा तस्वीर का रुख बदल चुका है। विद्रोही का सारा व्याकरण, खौलती भाषा का ताप छद्म नारों के साथ रंग रलिया मनाने में लगा है। ऐसे में साथियों, एक रास्ता हम भी चुने। बेईमान वक्त के जबड़ों में फंसे, अपने वक्त का इतिहास अपनी भाषा में रचे और मेहनत करने की आदत में हक लेने की आदत को शामिल करके अन्याय के गणित को पढ़ना सीखें। ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो देश की जो हालात हैं, देश की जो परिस्थितियां हैं और उस परिस्थितियों में आपको किस तरीके से स्वयं को ढालना है और उन परिस्थितियों में रहते हुए उससे किस तरीके से संघर्ष करना है और उसमें जीने की कला क्या होनी चाहिए और हम अपना इतिहास किस तरीके से रचें। इन सभी चीजों का इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें जो दृष्टि है कि जरूरत यह है कि जब इस परिस्थितियां विपरीत हों और सही नहीं हों, तब जरूरत है कि हमें अपने इतिहास की ओर लौटें और उसका अध्ययन और विश्लेषण जरूर करें और लेखन करें। अब अगली कविता है अयम्मा। अयम्मा, एक बात पूछता हूँ तुमसे आज, कितनी सदियां बीतती रही हैं, समय करवट लेता रहा है, इतिहास के स्याह रंग गवाए हैं, तुम्हारी हाड़ तोड़ मेहनत का समय बदला, दुनिया के रंग बदले, नई तकनीकें आईं और बेहतर दुनिया बनाने की घोषणाएं होती रहीं, नीतियां बनती रहीं, लेकिन उन घोषणाओं और नीतियों में तुम कहाँ भी अयम्मा, कहाँ थी अयम्मा? तुम्हारे हाथ की झाड़ू और माथे पर मल की टोकरी अयम्मा क्यों नहीं छूटी? तुमसे तुम्हारे पूर्वजों ने असभ्य इंसानों, गांवों, शहरों का मल उठाकर श्रम की गरिमा की चाहत और इंसान हो सकने का सपना पाला, चल बसे और गुम होते चले गए। क्या तुम जानती हो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे कहाँ होंगे इस सिस्टम में? आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या तुम सपने देखती हो अयम्मा? अयम्मा, सच सच बताना बेबाकी और हिम्मत से, क्या तुम वाकई नहीं जानती? ये असभ्य इंसानी नस्ल और समाज तुम्हारे श्रम, सपनों और चाहतों के हत्यारे हैं। क्या तुम्हें याद है अयम्मा, जब पहली बार तुम्हारी नन्ही उंगलियों ने झाड़ू और टोकरी को थामा था? उम्र क्या थी तुम्हारी?
इतिहास के उस खुरदरे समय में तुम्हारी नन्ही नन्ही उंगलियां माँ के साथ साथ झाड़ू लगाते छिल गई थीं। उसी खुरदरे समय में ये असभ्य इंसानी नस्ल तुम्हारे माथे पर टोकरी देखकर नाक भर सिकोड़ते हुए भी अचंभित हो जाया करती थी। तुम्हारी माँ ने तो कभी नहीं चाहा था अयम्मा कि तुम भी मल उठाओ। उसने तो तुम्हारे हाथ में कलम देनी चाहिए थी, पर वह ऐसा कर नहीं पाई। इसके लिए क्या तुम्हारी माँ दोषी है अयम्मा, या फिर ये समाज ही ऐसा था जिसने कलम की जगह झाड़ू और बस्ते की जगह टोकरी को तुम्हारे हिस्से की तकदीर बना डाला। इस समाज ने ही गांवों और शहरों की गंदी बस्तियों और मलमूत्र के पेशे को पूर्वजों की विरासत कहकर तुम्हारे लिए ऐसी पाठशाला बनाई जहां कलम नहीं थी, अक्षर नहीं थे, व्याकरण नहीं था, जहां सिर्फ जुगुप्सा से बज बजाती बारें खड़ी और घृणा से भरी हुई भाषा थी। उत्पीड़न का एक अनकहा अनुशासन था। तुमने वही सीखा था, श्रम का ऐसा पाठ जिसकी कद्र करने वाला कम से कम इस दुनिया का कोई भी गैर दलित मार्क्स नहीं बन सकता था। अयम्मा, क्या तुम्हें याद है तरुणाई के दिन तुम्हारे तांबाई चेहरे से लावण्य टपकता था, बसंत की कोपलें फूटती थीं और तुम्हारी आंखों में सपनों का मुक्त आकाश चमकता था। श्रम ने गढ़ा था तुम्हारे शरीर को और बाघिन सी गर्वीली चाल में हिरनी की चपलता भी चली आई थी और हवा भी छूकर तुम्हें अटखेलियां करती थी। अयम्मा, एक बात सच सच बतलाना, क्या तुम्हारे सपनों में कोई राजकुमार नहीं आया था? कभी भी घोड़े पर सवार होकर क्या तुम्हारे जीवन में बसंत की तरुणाई कभी नहीं आई थी? शर्माओ मत अयम्मा, तुम्हारे जीवन का पतझड़ गवाह है इस बात का कि बहार का इठलाता समय तुम्हारे जीवन की रिमझिम बारिश में नाचा था मोर बनकर। सुना है अयम्मा, अपनी तरुणाई के दिनों में तुम बहादुर तरुणी में शुमार होती थीं। मैंने तो यहाँ तक सुना है अयम्मा कि एक बार किसी ठाकुर ने भेड़िया बनकर नोचना चाहा था तुम्हें, लेकिन तुमने उसे उठाकर कैसे धड़ाम से जमीन पर दे मारा था। कितना बवाल मचा था कि एक भंगन ने ठकुराइसी मूछ नोच डाली। एकमात्र श्रम का अय्यासी को पछतावा भर नहीं था, बल्कि दलित नारी के प्रतिरोध का महागान था। और अयम्मा, वह दिन तुम कैसे भूल सकती हो? दूर गांव में आया था तुम्हारा दूल्हा, बन्नो बनी अयम्मा को ब्याहने कितनी घबरा गई थी तुम, और उसी घबराहट में भैया कैसे हो कह दिया था अपने दूल्हे को। सब ठाका लगा हंसे थे जोर से। अयम्मा, एक बात बताओ, तुम तो बचपन से ही संघर्षी, निडर, विद्रोही और मेहनती रही हो। सभी कुछ तो था तुम्हारे भीतर, फिर क्यों चुपचाप मान लिया था तुमने असभ्य समाज और जारज कोभ में जन्मी मलमूत्र उठाती परंपरा को? सास के हिस्से से 30 घर मिले थे तुम्हें मुँह दिखाई में। ये 30 घर ही तुम्हारी जायदाद थे अयम्मा। अयम्मा, अब तो तुम्हारी बेटी शारदा भी बड़ी हो गई है, वह भी तो तुम्हें
वह भी तो तुम्हें विरासत में मिले मलमूत्र को तो उठाएगी ही। तुम उदास क्यों हो गई अम्मा, रोती क्यों हो? तुमने भी तो अपनी माँ और सास से विरासत में मिला पेशा संभाला था, अब शारदा को भी ये सब करने दो अम्मा। अरे अरे, तुम मौन क्यों तोड़ती हो? ये तुमने शारदा के कान में क्या कहा है अम्मा? लो, शारदा ने भी झाड़ू और टोकरी उठा ली। लो, उसने तो मलमूत्र भी रख लिया टोकरी में। लेकिन यह शारदा जा कहाँ रही है? यह रास्ता तो खतरनाक है अम्मा, यह रास्ता तो संसद की ओर जाता है। उसे रोको अम्मा, उसे रोको। तुमने उसे क्या सिखा दिया? अचानक होंठ तुम्हारे हिलने क्यों लगे अम्मा? यह तुम क्या कह रही हो? सुनो, तुम सब सुनो। तुम लोग हत्यारे हो हमारे सपनों के, मेहनत के, हमारी लहलहाती फसलों के, हमारे वसंत के। मैंने बहुत सह लिया, पर शारदा वो सब नहीं करेगी, वो अब नहीं सहेगी। सुनो, तुम सब सुनो, मेरे बच्चे अब नहीं सह सकते, वे बदला लेंगे तुमसे। शारदा आ रही है, वह मेरा, अपने पूर्वजों का और मेरे समाज का हिसाब मांगने आ रही है। ये जो है आपकी सूरज बड़त्या जी की सबसे लंबी कविता है, और जो पूरी की पूरी एक परंपरा को दिखाती है कि किस तरीके से जो वाल्मीकि समुदाय है, जो भंगी समुदाय है, उसी बच्चों को, जबकि वह जो पूरी की पूरी जो कौम है वो बहुत ही संघर्षशील है, साहसी है, निडर है, और लगातार उसने जीवन में संघर्ष किया है, लेकिन वह कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में वह पिछड़ जा रही है। और शारदा के रूप में वह समाज का कवि ने शारदा के रूप में समाज के प्रतिनिधि के तौर पर उसको उभारने का यहाँ पर प्रयास किया, और ये दिखाया है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति तरक्की करेगा और संसद तक जाएगा, क्योंकि संसद ही एकमात्र इस देश में ऐसा रास्ता है कि जहाँ पर आवाज उठाने से आपके हक और अधिकार मिलेंगे, वहां से ही सभी कानूनों का निर्माण होता है। तो ये जो है आपके सूरज बड़त्या जी की कविताएं थीं। 2 कविताओं का ही मैंने वाचन किया है, चूंकि एक जो कविता है वो बहुत लंबी हो गई। इसी के साथ मैं आगे और भी सूरज बड़त्या जी की अन्य कविताओं का वाचन करूंगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। सादर जय भीम।